जय हिंद दोस्तों। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए लेसन 5 जो अपने चल रहा था खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आज इसके अंदर अगर हम बात करें तो आज हम जो ऊर्जा संसाधन के बारे में जानेंगे और हम ये जानेंगे कि कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत होते हैं और कौन कौन से पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है और कौन से गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है। तो आज अगर हम बात करें बच्चों तो ऊर्जा संसाधन, तो इसके अंदर ऊर्जा संसाधन की अगर बात करते हैं तो बच्चों तो ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं। तो वे खनिज जिनसे ऊर्जा प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, ऊर्जा। यानी कहने का मतलब क्या है कि वे रिसोर्सेस, वे खनिज जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती हो, क्या कहलाते हैं, ऊर्जा खनिज संसाधन कहलाते हैं। तो ऊर्जा संसाधन कौन से हो गए या फिर ऊर्जा खनिज, इनको ऊर्जा संसाधन या ऊर्जा खनिज भी कह सकते हैं। तो ऊर्जा खनिज वे खनिज होते हैं जिससे हमें क्या प्राप्त होती हो, ऊर्जा प्राप्त होती हो, क्या कहलाते हैं, ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो ये इनसे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। भाई अगर पेट्रोल गाड़ी में डालो तो गाड़ी आगे जाएगी, तो यानी एनर्जी मिल रही है किसी न किसी रूप में। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, अगर हम बच्चों बात करें तो इनको जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। ये अच्छे से आप कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर कि जीवाश्म ईंधन निम्न में से कौन सा है। तो ये तीनों याद कर लो, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, तीनों की तीनों क्या है, जीवाश्म ईंधन है। क्या है बच्चों, जीवाश्म ईंधन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, हम अगर बात करें तो ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में बांटते हैं, ऊर्जा संसाधन या खनिज, इनको हम दो भागों में, एक अपने परंपरागत, कौन सा है, परंपरागत, और एक अपने गैर परंपरागत, गैर परंपरागत। अगर हम बात करें तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत वो कहलाते हैं, परंपरागत ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा खनिज वो खनिज कहलाते हैं जो इसका व्यक्ति लंबे समय से, प्राचीन काल से क्या करता रहा, उपयोग करता आ रहा है। और गैर परंपरागत जो स्रोत है वो स्रोत है या वे खनिज है जो हाल ही में पुनर्निर्माण, उनका निर्माण हुआ है। और ये अगर बात करें तो समाप्य संसाधन नहीं होते हैं, इनका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं। जबकि परंपरागत स्रोत है, जैसे कि अगर हम बात करें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों के तीनों परंपरागत आते हैं। किस में आते हैं बच्चों, परंपरागत। तो परंपरागत खनिज या परंपरागत ऊर्जा संसाधन का उदाहरण क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत। और जल विद्युत तो नवीनतम में आ जाएगा, लेकिन इसका अपने जो इनसे जो विद्युत प्राप्त होती है कोयला, पेट्रोलियम से, तो वो इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। इसलिए विद्युत को भी हम इसी में रख सकते हैं। तो हम बात करें अगर, तो ये अगर इनका हम उपयोग करेंगे तो प्रकृति को प्रदूषण करते हैं, जबकि प्रकृति को प्रदूषण नहीं करते हैं। परंपरागत ऊर्जा संसाधन अगर बात करें तो बच्चों ये समाप्य संसाधन होते हैं, क्योंकि वक्त के साथ, समय के साथ धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ये समाप्त हो जाएंगे। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस समाप्त हो जाएंगे, जबकि ये असमाप्य संसाधन होते हैं, इनके असीमित भंडार है, ये पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करते हैं, इनका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं, जबकि इनका परंपरागत का नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों इसी के अकॉर्डिंग हम बात है वो हमारे चलेगी आज परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जिसके अंदर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसके बारे में हम जानेंगे। अब देखिए ध्यान से, अच्छे से समझते जाना। मैं एक बार लेसन को समझा रहा हूँ आपको एक ओनली फॉर तरीके से, तो आपको जब पढ़ने में, याद करने में क्या बहुत इजी होगा। मैं हालांकि लेसन पढ़ा ही रहा हूँ आपको, ठीक है ना, आपको रिटर्न वर्क में नहीं करवा रहा हूँ, लेसन को आपको पढ़ा रहा हूँ तरीके से, वो देख लो। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है, क्या कह रही है, ऊर्जा यानी एनर्जी सभी क्रियाकलाप, मानव कोई भी काम करता तो उसके लिए ऊर्जा का आवश्यकता होती है। खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के चलाने, उद्योगों, मशीन। ये कह रहा है कि खाना पकाना तो ऊर्जा चाहिए, रोशनी जला करनी है तो ऊर्जा चाहिए, अगर हम बात करें तो गाड़ियों को चलाने के लिए, उद्योगों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन खनिज, ईंधन खनिज जैसे, ये क्या कह रहा है कि ऊर्जा का उत्पादन अगर हम बात करें तो ईंधन ईंधन खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, विद्युत से भी किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को तो हम दो भागों में बांटते हैं, ऊर्जा संसाधन को कितने भागों में, दो, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत। कौन कौन से बच्चों, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत और गैर परंपरागत में बांटा जा सकता है।
परंपरागत साधनों में अगर बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसके अलावा आप लकड़ी, उपले, उसको भी आप कर सकते हो, उसको हम सरकंडे भी कहते हैं। और उपले, प्राकृतिक गैस और विद्युत, विद्युत के अंदर दोनों जल विद्युत व ताप विद्युत सम्मिलित है। गैर परंपरागत अगर साधनों की बात करें ना बच्चों, तो इसके अंदर सौर ऊर्जा, क्या आ जाएगा, सौर ऊर्जा गैर परंपरागत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, जो कि अगर हम बात करें तो नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है। किसके हैं, नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है, तो वो इसके अंदर आ जाते हैं। बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा भी शामिल किए जाते हैं। गांव के क्षेत्रों में ज्यादातर लकड़ी उपले पाए जाते हैं, जो कि ईंधन खनिजों के रूप में काम आते हैं। और गांव की जो लोग होते हैं वो 70% जो है वो इन्हीं का उपयोग करते हैं। किस किस का, एक तो अगर बात करें अपने इसका लकड़ी का, और एक उपले का ज्यादातर उपयोग करते हैं। और इन दोनों साधनों से होता है, लेकिन अभी ये घटता जा रहा है। और इसके कारण फिर क्या हुआ, वही वन्य जो वन विनाश वगैरह ये चीजें सामने आई घटना, और ये कम होता जा रहा है और कठिन होता जा रहा है। इसके अलावा उपलों का उपभोग हतोत्साहित हुआ है, क्योंकि सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य उपभोग होता है। अब हम बात कर रहे हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। किसका, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिसके अंदर हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोयला। क्या रहेगा बच्चों, कोयला। तो ये कह रहे हैं कि भारत में बहुत मात्रा में पाए जाने वाला जो कोयला है वो जीवाश्म ईंधन है, वो कोयला है अपने भारत में। भारत में कोयला बड़ी मात्रा में पाया जाता है, और यह देश का ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण प्रदान करता है। ये क्या कह रहा है, कोयला अपने यहाँ महत्वपूर्ण ऊर्जा के रूप में काम आता है। अगर हम बात करें तो इसका उपयोग उद्योगों में भी होता है। कहां पर होता है बच्चों, उद्योगों में होता है, और साथ में विद्युत बनाने में भी काम आता है। तो इसका उपयोग घरेलू जरूरतों, उद्योगों की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपने वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यक वाणिज्य व्यापार और जिसके लिए भी जो ऊर्जा है वो इससे प्राप्त करता है। अगर हम बात करें कोयले का निर्माण, तो हजारों लाखों वर्षों पहले क्या हुआ, भूगर्भ के अंदर कुछ धरातलीय गतिविधियां हुई, जिसके कारण जो पेड़ पौधे पादप वगैरह वो जमीन के अंदर, चट्टानों के अंदर क्या है, बीच में दब गए। और वो बहुत ताप और दाब के कारण ये किसमें परिवर्तित हो गए बच्चों, कोयले के अंदर। ध्यान रखना, लाख हजारों लाखों सालों पहले जो भूमंडल के ऊपर कुछ गतिविधि, भूगर्भीय गतिविधियां हुई भूमंडल जमीन के अंदर, और जिसके अंदर क्या हुआ, बहुत सारे पेड़ पौधे चट्टानों के नीचे दब गए। और वो दबे, वो गहरे ताप और दाब के कारण ये किस में परिवर्तित हो गए बच्चों, कोयले के अंदर। किसके अंदर अंदर परिवर्तित हो गए, कोयले के अंदर। अब अपने आता कोयले के प्रकार। कोयले के प्रकार तो चार होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, चार। एक होता है एंथ्रेसाइट, साइट। एक होता है बी से बिटुमिनस, एक होता है एल से लिग्नाइट, और एक होता है पी से पीट। याद रखना, ए बी एल पी, यानी एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। अगर हम बात करें बच्चों कि एंथ्रेसाइट, तो ये सर्वाधिक गुणवत्ता वाला कोयला होता है, अच्छा क्वालिटी का कोयला क्या माना जाता है। और इसके अंदर जो कार्बन की संख्या होती है वो लगभग 80 से लेकर 95% तक क्या पाई जाती है। बिटुमिनस के अंदर अगर हम बात करें तो 60 से लेकर 80 तक परसेंट कार्बन संख्या पाई जाती है। इसके अंदर अगर बात करें तो 40 से 60% पाई जाती है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो बच्चों 40 से कम। इसके अंदर नमी की मात्रा बहुत कम होती है, नमी नहीं। ये अच्छा कोयला होता है। तो सर्वाधिक अच्छे प्रकार का कोयला कौन सा होता है बच्चों अपने, तो ये कह रहा है भाई अपने जो अच्छा प्रकार का कोयला वो एंथ्रेसाइट है। कौन सा बच्चों, तो ध्यान रखना, कोयले के चार प्रकार कौन कौन से, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। कौन कौन से, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अगर हम बात करें तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूरा कोयला। और ये अपने निकलता कहाँ है, निवेली के अंदर। कहाँ निकलता है, निवेली कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु के अंदर जो निवेली कोयला निकल रहा है, और लिग्नाइट को हम भूरा कोयला भी कहते हैं। और भारत में सर्वाधिक जो कोयला है वो लिग्नाइट निकाला जाता है। कौन सा निकाला जाता है बच्चों, लिग्नाइट। अच्छे से कर लेना इसको थोड़ा सा, ठीक है ना। तो कोयला भारत में बहुत बड़ी मात्रा में ये पाया जाता है। जैसा कि आप पहले जानते हैं, कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है।
इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई में दबने के आधार पर कोयले अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदल, दलदल का मतलब पानी, जहां नमी की मात्रा हो तो वहां कौन सा कोयला होगा? इन चारों में से जहां नमी होगी, पानी की मात्रा होगी, सीधी सी बात है पीठ। जहां सबसे कम पानी है वहां एंथ्रेसाइट होगा। तो अगर दलदल और इनके पास होता है, ये होता है, ठीक है ना, पीठ। और जो निम्न ताप का कोयला होता है, फिर ये कह रहा है कि लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है और मुलायम के साथ अधिक, अगर इसकी हम बात करें तो मुलायम के साथ बहुत अधिक नमी युक्त होता है। लिग्नाइट के भंडार प्रमुख तमिलनाडु के नेवेली में है। इसका नाम कभी कभी निवेली तो कभी कभी नवेली मिल जाएगा, निवेली। तो निवेली में है, ठीक है ना। तो थोड़ा इसको देख लेना एक बार इसका नाम। और विद्युत उत्पादन में क्या इसका प्रयोग लाया जाता है? किसका? लिग्नाइट का। कौन से का बच्चों? लिग्नाइट का। तो विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं गहराई में तथा दबे हुए अधिक तापमान को प्रभावित करने कोयले बिटुमिनस। ये अगर थोड़ी गहराई के आधार पर देखा जाए तो बिटुमिनस, और उससे भी गहराई पे कौन सा? एंथ्रेसाइट। कौन सा? एंथ्रेसाइट कोयला कहा जाता है। और वाणिज्यिक प्रयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय धातु शोधन, जिसके धातु को गलाने के लिए उस श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है जिसके लौह प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रेसाइट सबसे गुणवत्ता वाला कोयला है। क्या कह रहा है कि एंथ्रेसाइट जो कोयला वो सबसे गुणवत्ता वाला कोयला या गुणवत्तापूर्ण कोयला पाया जाता है। भारत में कोयले के दो क्षेत्र है बच्चों। कितने क्षेत्र है? दो। इसको देख लो एक बार। बहुत बार आता है कि बुरा कोयला कौन सा? अच्छे से कर लेना, लिग्नाइट है। कौन सा है? लिग्नाइट। AbLp, ए से एंथ्रेसाइट, बी से बिटुमिनस, एल से लिग्नाइट और पी से पीट। भारत में कोयले के प्रकार में क्षेत्र है तो मुख्यतः दो क्षेत्र है। एक तो गोंडवाना लैंड, तो ये क्या कर रहा है कि गोंडवाना लैंड, और एक है अपने टर्शियरी। तो टर्शियरी क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी राज्य का है। और अगर गोंडवाना लैंड की अगर बात करें, गोंडवाना जो गोंडवाना जो कोयला है, ये आपके अगर हम बात करें तो आपके जो पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड वगैरह पर, तो ये इन राज्यों की साइड पर ये क्षेत्र पाया जाता है। और ये लगभग 55 लाख, 50 से 55 लाख साल पुराने हैं। कितने? 50 से 55 लाख साल पुराना ये क्षेत्र माना जाता है। कौन सा? गोंडवाना लैंड का क्षेत्र। और इसी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 200 लाख, ये 200 लाख। देखो मैं आपका टेम्परेरी भारत का नक्शा बना रहा हूँ। देखिए बच्चों, ये आपके टर्शियरी क्षेत्र है। कौन सा है? टर्शियरी क्षेत्र है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य टर्शियरी क्षेत्र। और ये आपके जो ये इलाका है ना, ये बच्चों आपको गोंडवाना लैंड का है। ये गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है जहाँ कोयला पाया जाता है। अगर इसकी बात करें तो ये 50 से 55 लाख साल पुराना है। और ये अगर बात करें लगभग 200 साल पुराना कोयला क्षेत्र है। और यहाँ पर जो नदी, जो सोन सोन नदी घाटी क्षेत्र हो गया, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र वगैरह, ये महानदी क्षेत्र जो कोयला पेटी क्षेत्र है, तो ये इसके अंदर पाया जाता है। तो देखिए, गोंडवाना में धातु शोधन कोयला है और इसका प्रमुख साधन दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल वगैरह, झारखंड और जरिया, रानीगंज और बोकारो में स्थित है। देखो जरिया, जरिया, रानीगंज और बोकारो। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है। तो जरिया की अगर बात करें तो ये झारखंड में है। बोकारो की बात करें तो ये झारखंड में है। रानीगंज की अगर बात करें तो ये वेस्ट वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर है। अच्छे से कर लेना, इसको नक्शा आएगा ध्यान रखना इस लेसन से। तो जरिया की बात करें तो झारखंड, बोकारो की बात करें तो झारखंड, और रानीगंज कहाँ बच्चों? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल के अंदर है ये। तो ये क्षेत्र हो गया एक तो। और महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र, और यहाँ पर गोदावरी महानदी, सोन, वर्धा नदी घाटी क्षेत्र में क्या कोयले के बहुत सारे निक्षेप या जमाव पाए जाते हैं। अगर अगली हम बात करें बच्चों, तो अगला है टर्शियरी क्षेत्र। कौन सा है बच्चों? टर्शियरी क्षेत्र। और टर्शियरी क्षेत्र के अंदर अगर ये कह रहा है कि टर्शियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्य, जहाँ मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वगैरह ये पाया जाता है। और स्मरण रहे, यहाँ कोयला स्थूल पदार्थ है जिसका उपयोग
प्रयोग। ये क्या कर रहा है, कोयला एक ऐसा पदार्थ है, मजबूत है, जो कि जिसका प्रयोग करने के बाद इसका भार घटता है, क्योंकि राख बन जाती है यूज करने के बाद, तो इसका भार घटता है और राख में परिवर्तन हो जाए। इसी कारण भारी उद्योग तथा विद्युत ग्रह जो उद्योग होते हैं, जहाँ बिजली वगैरह बनती है, भारी उद्योग होते हैं, वो कोयले निकट क्षेत्रों के निकट लगाए जाते हैं। अगला पेट्रोलियम। थोड़ा मैं इसको मिटा दूं, इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, गोडान लैंड इतना लाख साल पुराना, टर्शियरी इतना है। झरिया एक अच्छे से कर लेना, राजनीगंज और बोकारो इन तीनों में से एक आएगा बोर्ड के अंदर, ध्यान रखना, अभी बता रहा हूं मैं। अगला हम बात करते हैं टर्शियरी क्षेत्र की, किसकी, टर्शियरी क्षेत्र की। टर्शियरी भी हो गया अपने अपने को लेना पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, तो बच्चों अगर हम बात करें भारत के अंदर पेट्रोलियम की, तो आप दो लोकेशन को अच्छे से याद करो पहले। असम वाला क्षेत्र, कौन सा, असम के अंदर, कहां पर, असम के अंदर डिगबोई, मोरन और नहर कटिया, नहर कटिया, एक तो असम वाला क्षेत्र हो गया टर्शियरी क्षेत्र में। एक अपने गुजरात का हो गया, गुजरात के अंदर आएगा अपने, अगर बात करें बसीन आ जाएगा, एक अकलेश्वर आ जाएगा, बसीन हो गया, अकलेश्वर हो गया, और महाराष्ट्र वाला इलाका मुंबई हाई, कौन सा, मुंबई आई। और ये अरब सागर है, ये बच्चों कौन सा है, तो अरब सागर का ये अपतटीय क्षेत्र है, ये पूरा पूरा क्या पेट्रोल और जो प्राकृतिक गैस के भंडारों के निश्चय से बड़ी पड़ी है। यहाँ पर जो अपने नदी आती है वो अपने, यहाँ पर जो नदी है वो है अपने गोदावरी, और ये नदियां है, ठीक है ना। तो इसके बारे में तो देखिए, भारत में कोयले के बाद दूसरा जो प्रमुख साधन है वो कौन सा, पेट्रोलियम है, ठीक है, तेल है। और यह ताप और प्रकाश दोनों के लिए अच्छा माना जाता है, और ईंधन के अनेक रूपों में, और साथ में क्या, अनेक विनिर्माण उद्योगों के लिए कच्चा माल है। तेल शोधनशालाएं, देखो कभी भी जो पेट्रोल निकाला जाता है डायरेक्ट हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, पहले उसको हम रिफाइन करते हैं, तेल को साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं, शोधनशालाएं। तो शुद्ध होने के लिए कहा जाता है शोधनशाला में, बोले तो रिफाइनरी में कहा जाता है। तो तेल को रिफाइन करने के लिए, साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है। रिफाइनरी दो प्रकार की होती है, एक तो क्षेत्रीय आधारित, एक बाजार आधारित। बाजार आधारित क्या होती है बच्चों, कि कोई तेल है दूसरी जगह निकल रहा है, वहां से अगर साफ करवाने के लिए मार्केट में भेज रहे हैं वापस, तो ये बाजार आधारित। क्षेत्रीय आधारित जो तेल शोधनशालाएं होती है, किसी क्षेत्र में तेल निकल रहा है वहीं पर उसको साफ कर रहे हैं, तो रिफाइन कर रहे हैं, ये कौन सी होगी, क्षेत्रीय आधारित कहलाती है। तो ये कह रहा है इसके अलावा ये वस्त्र में उर्वरक और ऐसे के रसायन उद्योगों के लिए कच्चा माल है, क्या, पेट्रोलियम। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी चट्टानों के अंदर पाया जाता है, जहां ब्रंश, ट्रैप और वलन और अपनति की जो भी चट्टाने उसके बीच में ब्रंश वगैरह, जो बीच में छिद्र है, बीच में खाली जगह है, वहां पर ये जमाव के रूप में पाए जाते हैं। और तेल धारक परत, सरंध्र, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर होता है। एक परत होती है चूना पत्थर और बलुआ की, वो क्या करती है, तेल को सोखती नहीं, तो उसके अंदर तेल ज्यादा पाया जाता है, जिसमें तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असरंध्र परतें तेल को ऊपर उठने के लिए नीचे रिसने से सोखती है, और साथ में चूना की पत्ते नीचे परतें होती है वो नीचे की ओर जाने से रोकती है। पेट्रोलियम सैरंध्र और असैरंध्र चट्टानों के बीच ब्रंशों में, ट्रैप में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होती है, एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहां पर पेट्रोल पाया जाता है, सपोज करो ये पेट्रोल है, तो इसी के ऊपर ये प्राकृतिक गैस होगी, क्या होगी, प्राकृतिक गैस, क्योंकि हल्की होती है, और ये ज्यादातर जहाँ जहाँ पेट्रोल है वहां पर ये प्राकृतिक गैस पाई जाएगी, ध्यान रखना। ये पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम के ऊपर क्या है, प्राकृतिक गैस, क्या पाई जाएगी बच्चों, प्राकृतिक गैस। ये कह रहा है कि भारत में मुंबई हाई देखो कहाँ है, ये महाराष्ट्र का इलाका है। वापस देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ छोटा सा, ये आपके महाराष्ट्र का ये इलाका, गुजरात का नीचे वाला समुद्र के पास, ये है बसीन, कौन सा है, बसीन।
और ये है यहाँ पर मुंबई हाई, समुद्र के अंदर, मुंबई के पास, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई हाई। बच्चों यहाँ दो तीन चीज याद करो आप, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र, सबसे बड़ा, तो कर देना मुंबई हाई। कहाँ है? महाराष्ट्र में, समुद्र के अंदर है, 160 किलोमीटर अंदर है ये क्षेत्र, ठीक है ना, समुद्र के अंदर है, महाराष्ट्र सीमा से। तो मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र है भारत का सबसे बड़ा। क्वेश्चन आए कि भारत का पहला तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा, तो वो असम का डिगबोई है। कौन सा है? असम का डिगबोई। अच्छे से कर लेना। और 1967 के अंदर उसकी खोज होती है, 67 के अंदर, ठीक है ना। और फिर ये कह रहा है कि तो भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम में पेट्रोलियम क्षेत्र है। तो गुजरात का कौन सा हो गया? बसीन, और साथ में अकलेश्वर। और पेट्रोलियम को चिन्हित और तीन प्रमुख अपतटीय क्षेत्र, तो ये अपतटीय क्षेत्र आ गया, अरब सागर के आसपास वाला इलाका अपतटीय क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, जहां पर डिगबोई है। और ये राज्य, और यहाँ पर ये कह रहा है डिगबोई, नहरकटिया, मोरन और उगरीजन इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। अगला बच्चों आपके प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस का सीधी सी बात है भाई, नॉर्मल जो प्राकृतिक गैस अगर बात करें तो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों में पाई जाती है, पेट्रोल के ऊपर पाई जाती है। ये जो गैस होती है वो ज्वलनशील गैस होती है, जिसको हम विद्युत के रूप में और ईंधन के रूप में क्या करते हैं? उपयोग में लेते हैं। अगर हम बात करें तो इसका भी सीएनजी पीएनजी के रूप में उपयोग लेते हैं, सीएनजी और पीएनजी। और साथ में अगर बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है? तो यही क्षेत्र हो जाएंगे इसके, ठीक है ना, असम वगैरह वाला क्षेत्र, और साथ में मुंबई हाई और तपके क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है पूर्वी घाट पर, पूर्वी तट पर, यहाँ पर भी क्या है? प्राकृतिक गैस पाई जाती है। इसका उपयोग उद्योगों के लिए, रासायनिक और केमिकल उद्योगों में यहाँ पर भी क्या किया जाता है बच्चों, ठीक है ना। और एक चीज देखो, अपने गैस पाइपलाइन है, क्या है बच्चों? गैस पाइपलाइन। जिसका, तो ये कह रहा है गैल के द्वारा निर्मित। तो गैल के द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 1700 किलोमीटर पाइपलाइन थी, जो कि अपने बसीन से, गुजरात के अंदर है, जिसका नाम है HVJ, HVJ यानी हजीरा, विजयपुर, और एक है जगदीशपुर। जगदीशपुर, हजीरा कहां पर है? गुजरात। विजयपुर कहां पर है? मध्य प्रदेश। जगदीशपुर कहां है? उत्तर प्रदेश। तो ये लाइन है यहाँ पर, जो कि पश्चिम क्षेत्रों को, मुंबई हाई और पश्चिम क्षेत्रों को, भारत के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों के, जहां पर विद्युत उद्योग है, उर्वरक यानी खाद वाले उद्योग, उनको जोड़ने का काम करती है ये, ठीक है ना। तो इनको जोड़ने का ही काम करती है। तो एचवीजी क्या है? गेल द्वारा निर्मित 1700 किलोमीटर जो पाइपलाइन है, जो प्राकृतिक गैस की है, जो कि मुंबई हाई और पश्चिम वाले क्षेत्रों को क्या करती है? फिर उत्तर और पश्चिम के अंदर जो विद्युत उद्योग है, साथ में रासायनिक उद्योग को जोड़ने का काम करती है, वहां पर इसको ले जाने का काम करती है। और क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई से पश्चिमी क्षेत्रों को जोड़ती है, पश्चिमी भागों में उर्वरक, बिजली, औद्योगिक परिसर जोड़ा है। इन गैस पाइपलाइनों से भारतीय बाजार के विकास को गति प्रदान हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में गैस बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपों 17,000 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 हो गया। कितना हो गया? 18,500, 18,500 हो गया टोटल, और अधिक हो गया है। और पूर्वोत्तर राज्य सभी देश के अंदर लगभग 34,000 किलोमीटर से अधिक क्या पहुंच गया है। अगला आपका बच्चों विद्युत, क्या है? विद्युत। तो अगर आधुनिक आज के समय इसका अनुप्रयोग इतने ज्यादा विस्तृत नहीं है। ध्यान रखना, भारत के अंदर जो जल से विद्युत है ना, वो 22%। कितने प्रतिशत जल से विद्युत कितनी बनाते हैं हम लोग? 22%। ये कह रहा है कि आधुनिक भारत में विद्युत का अनुप्रयोग इतने ज्यादा विस्तृत है कि इसके प्रति उपयोग को विकास को सूचकांक को माना जाता है। भारत में विद्युत दो प्रकार से बनाई जाती है। एक तो अगर प्रवाही जल, कोई जल बह रहा है, पानी यहां से बह रहा है, यहाँ टरबाइन लगा रखा है, यहाँ जनरेटर घूम रहा है, तो प्रवाही जल से। पहला तरीका तो क्या है? प्रवाही जल से, ठीक है, इससे हम विद्युत बनाई जा सकती है। और दूसरा है अन्य, जैसे ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो दूसरा तरीका है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस से हम क्या कर सकते हैं? विद्युत या बिजली बना
सकते हैं। जैसे जनरेटर वगैरह चलते हैं ना पेट्रोल डीजल से, तो वो एक तरह बिजली बनाने का काम कर रहे हैं। और एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद, चाहे वो पानी से बने बिजली, चाहे वो इससे बने, तो वो बिजली बिजली होती है, ठीक है ना। तो बच्चों, तो अगर हम बात करें तो बहते हुए तेज जल से उत्पन्न की जाती है, जो कि एक नवीकरणीय है। जो जल से अगर विद्युत प्राप्त हो रही है वो तो नवीकरणीय, और ईंधन से हो रही है तो वो परंपरागत है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं काम करती है इसको लेकर। एक है भाखड़ा नागल पावन परियोजना, जिसके ऊपर विद्युत बनाई जाती है, और ये पंजाब के अंदर। कहां पर है? पंजाब के अंदर। अगर एक और की बात करें तो दामोदर घाटी कॉरपोरेशन, जो कि अपने अगर झारखंड और पश्चिम बंगाल साइड में है। और एक अपने यहाँ कपिला, तो इसको देखो, ये क्या है? कोपिली हाइडल। कोपिली हाइडल की अगर बात करें बच्चों, तो असम साइड है। कहां पर है? असम साइड। तो ये अपने जो प्रमुख है वो जल विद्युत जो परियोजना है वो काम करती है। तो आशा करता हूँ बच्चों आज का जो टॉपिक आपके समझ आया होगा। थोड़ी मेरी तबीयत खराब होने का थोड़ा मैंने आपको समझाने, भाई रिटर्न की बजाय थोड़ा समझाने पर फोकस किया इस चीज को। और साथ ही साथ हमने ये जो मैप है उसको करने की कोशिश की है। असम के अंदर डिगबोई मोरन नहरकटिया, इसके अलावा हमने गुजरात के अंदर बसीन, गुजरात के अंदर नहीं, नीचे की तरफ समुद्र के पास बसीन। अगर हम बात करें तो इसके महाराष्ट्र के अंदर मुंबई है, थोड़ा बाहर समुद्र के अंदर, ठीक है ना। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। हजीरा कहाँ पर है? ये भाई आपके हो गया गुजरात। कहाँ हो गया? गुजरात। विजयपुर कहाँ है? एमपी। जगदीशपुर कहाँ है? यूपी। तो इनको भी कर लेना, ठीक है ना, अच्छे से। तो ये चीज हो गई। तो इसी के साथ आज का टॉपिक काफी इतना, और नेक्स्ट वीडियो सेशन के माध्यम से हम इसको लेसन खत्म कर देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।